हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कैना लिली की एक सुंदर वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, असल में इस कैनास की बहुत सी मल्टीपल वैरायटीज़ है, लेकिन यह असली लिलीज नहीं है। यह राइजोमेटिक कैटेगरीज के पौधे होने के कारण बल्ब से उगने वाले लिली कैटेगरीज के पौधे से सिमिलरिटी दिखाते हैं, इसलिए कॉमनली इसे कैना लिली कहा जाता है। कैना की इस सुंदर वैरायटी का नाम कैना प्रेटोरिया है। ज़्यादातर सभी कैनास की फॉलिएज में इस प्रेटोरिया के फॉलिएज सबसे सुंदर और आकर्षक होते हैं। कॉमनली इसे वेरीगेटेड कैना लिली, कैना बंगाल टाइगर, इंडियन शॉट ऐसे नामों से जाना जाता है। मूल रूप से यह सेंट्रल और साउथ अमेरिका के मूल निवासी है। कैरेबियन तटों के पास साउथ कैरोलिना में यह नेटिवली बढ़ते पाए जाते हैं। कैनासी फैमिली में इनकी लगभग प्रमुख 10 स्पेसीज पाई जाती है। दोस्तों, इस वेरीगेटेड कैना प्रेटोरिया को हमारी बागबानी में इसके सुंदर फॉलिएज के कारण ग्रो किया जाता है। इस कैना प्रेटोरिया का आई स्टॉपर पर्ण समूह दूर से ही इसकी तरफ हमारा ध्यान खींच लेता है। अंडाकार या ओवल शेप में विकसित होने वाले इनके लीव्स हल्के से ग्रीनिश और येलो शेड में होते हैं। इन पत्तियों का मुख्य आकर्षण इन पत्तियों के मुख्य शिरा के दोनों तरफ दिखने वाली सुंदर धारियां हैं, जो हरे पत्ते को कलरफुल पैटर्न से भर देते हैं। ज़ेब्रा की त्वचा पर जिस तरह की धारियों का पैटर्न होता है, उसके साथ यह पत्तियां थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखाने के कारण इसे ज़ेब्रा लिली भी कहा जाता है। और साथ में हमारे बंगाल टाइगर की त्वचा की धारियों से इन पत्तियों की सिमिलरिटी होने के कारण इसे कॉमनली बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कैना प्रेटोरिया लिली का फ्लावरिंग सीजन एक आदर्श वातावरण प्रणाली अनुसार लगभग गर्मियों के मध्य से लेकर ठंड की पहली शुरुआत तक होता है। इस पौधे पर ऑरेंज कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स में इसके सुंदर फ्लावरिंग वाला वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। इसके सुंदर फॉलिएज के साथ इस पर आने वाली फ्लावरिंग एक मनभावन ब्यूटी क्रिएट करती है। लगभग प्लांट के हर स्टेम्स के शीर्ष पर इनके ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, जो हमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाइज को आकर्षित करते हैं। वैसे देखा जाए तो फूलों के पौधों की दूसरी किस्मों में अत्यधिक तेज सूरज की गर्मी सहन करने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन तब यह कैना के फूल बड़ी तेजी से फूलते हैं। इनके लंबे तनों पर आकर्षक रूप में खिलने वाले ऑरेंज कलर के फूलों में ज़्यादातर कोई खुशबू नहीं होती। दोस्तों, यह कैना प्रेटोरिया का पौधा पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाला पौधा है, इसलिए इसकी सनलाइट नीड पूर्ण सूरज की रोशनी की होती है। दिन में 4 से 5 घंटे की सूरज की सीधी धूप इन पौधों को मिलनी चाहिए। अपर्याप्त धूप वाली स्थिति में या बहुत शेडी एरियाज में इन पर फ्लावरिंग आने की संभावना ना के बराबर ही होती है, और पत्तियों में भी डलनेस आने के कारण इनका पत्तियों का पैटर्न फीका पड़ जाता है। इसलिए इन पौधों की सनलाइट नीड के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में, हमारे घर के बालकनीज का, विंडो व्हील्स का या फिर आंगन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में यह एरिया सन फेसिंग एरिया होने के कारण सूरज के प्रकाश में पनपने वाले पौधों को सूरज की पर्याप्त धूप मिल जाती है। हम इन पौधों को सूरज की ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सूरज की सीधी धूप इन पौधों के अच्छे विकास के लिए बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों, इस कैना प्रेटोरिया पौधे की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। मूल रूप से राइजोमेटिक कैटेगरी के पौधे होने के कारण इसे हल्की नम मिट्टी पसंद होती है। थोड़ा सा समंदर के तटीय इलाकों से रिलेटेड इनका नेटिव होने के कारण इनको थोड़ी सी रेतीली या फिर सैंडी सॉइल में पनपना बहुत सूट करता है। यह पौधे राइजोमेटिक कैटेगरी के पौधे होने के कारण ज़मीन के अंदर इनके राइजोम्स होते हैं, इसलिए इन पौधों को ओवरहेड वाटरिंग और बड़ी लंबी देर तक सूखा रखने के बजाय इनकी जड़ों के पास या फिर इनके राइजोम्स के पास वातावरण प्रणाली अनुसार एक आदर्श नमी वाली स्थिति हमें मेंटेन करनी होती है। गार्डन की खुली ज़मीन में लगाए गए पौधों को कभी थोड़ी सी ओवरहेड वाटरिंग हो भी जाती है तो एक्सेस वाटर नीचे ज़मीन में चला जाता है, लेकिन जब हम पॉट या कंटेनरों में इन पौधों को ग्रो करते हैं तो वेल्डन पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ पॉट्स या कंटेनरों में अच्छे ड्रेनेज होल होने ज़रूरी होते हैं, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर निकल जाने से राइजोम्स की हेल्थ अच्छी रहती है। दोस्तों, एक आदर्श वातावरण और न्यूट्रिशन के अनुसार यह पौधे 5 से 6 फीट तक एवरेजली हाइट में बढ़ते हैं और ज़मीन में राइजोम से निकलते शूट्स से आगे आगे स्प्रेडिंग करते जाते हैं। मिडल समर के दौरान फ्लावरिंग सीजन में जब इन पर कलियां दिखाई देने लगती है तो जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और पोटेशियम के साथ फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है
वह फर्टिलाइज़र हमें इन पौधों को देना चाहिए। फॉस्फोरस बेस्ड खुराक के लिए इनके जड़ों के पास हम बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र में डीएपी के कुछ दाने पौधे की ग्रोथ अनुसार हम इनके जड़ों के पास दे सकते हैं। साथ में एनपीके बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी हम इन पत्तियों पर कर सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइज़र ही हमें यूज़ करना है। दोस्तों, प्रूनिंग में हम इनके मुरझाए हुए फूलों को और डेड लीव्स को प्लांट से रिमूव करके इसकी सुंदरता बनाए रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं वहाँ सर्दियों में इनके राइजोम्स डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। मेन ग्रोइंग पीरियड के दौरान पत्तियों द्वारा वातावरण से एब्सॉर्ब किया हुआ सारा न्यूट्रिशन पौधा डॉर्मेंसी में जाने से पहले नीचे ज़मीन में स्थित राइजोम में स्टोर किया जाता है। इसलिए इनकी हरी पत्तियों को और स्टेम को हमें नहीं काटना चाहिए। फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद और डॉर्मेंसी के पहले इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। उस दौरान जमा किया हुआ सारा न्यूट्रिशन राइजोम में सप्लाई किया जाता है। उसके बाद ही हम इन पौधों को ज़मीन की सतह से काट सकते हैं और सर्दियों में ज़मीन से इनके राइजोम्स को निकालकर ठंडी जगह स्टोर भी कर सकते हैं। राइजोम में पत्तियों द्वारा संग्रहित न्यूट्रिशन ही अगले सीजन में अच्छी फ्लावरिंग देने में मदद करेगा। सर्दियों में निकाले गए राइजोम्स को हम स्प्रिंग सीजन में दोबारा लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्क्वायर फीट में इसका एक ही बल्ब लगाए, जिससे राइजोम्स को ज़मीन के अंदर का न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने में मदद मिलती है। मेन ग्रोइंग सीजन में इनके मदर प्लांट से निकले हुए शूट से भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, लैंडस्केपिंग पर्पज़ में ज़्यादातर इस कैना प्रेटोरिया को हेजेस या फिर बॉर्डर के रूप में ग्रो किया जाता है, क्योंकि लॉन की ग्रीनरी और बॉर्डर पे इनकी पत्तियों का कलर पैटर्न एक अनोखा लैंडस्केपिंग विजन बनाता है। लेकिन हम हमारी छोटी सी प्लांट गैलरी में भी कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम इस कैना प्रेटोरिया को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इन प्लांट्स के लिए राउंड शेप डेप्थ वाले पॉट्स के बजाय टैबलेट टाइप कंटेनरों का यूज़ करना बेहतर होगा, क्योंकि कंटेनरों में नए शूट्स को आगे फैलने में फ्लैट सरफेस मिलता है। टैबलेट टाइप कंटेनरों में इनके मल्टीपल शूट्स निकल आते हैं, जिससे इनके पत्तियों के कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ इनके फ्लावरिंग का भी हम आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस एंडलेस नेचर में कई वस्तु पौधों के अप्रतिम कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न है और उसमें कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कुदरत की हर क्रिएशन यूनिक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।